राजा रतन सिंह का नाम सुना है? मेवाड़ के राजा थे राजा रतन सिंह। खिलजी ने उनसे कहा था कि हाँ, खिलजी ने उनसे कहा था कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, हमें उसको देखना है। तो आज जो हम बात करेंगे रानी पद्मावती के पति को, राजा रतन सिंह को, जब खिलजी ले गया धोखे से, क्या हुआ? खिलजी को बुलाया, सत्कार किया, अतिथि सत्कार जो होता है। उसके बाद क्योंकि उसने बोला था कि हमें आपकी पत्नी के दर्शन करने हैं, तो उनको परछाई दिखाई गई, मतलब पानी में उसको दिखाया गया। उसके बाद में अपने यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बाहर तक, गेट तक छोड़ने जाते हैं। वही राणा रतन सिंह करने गए, उनको बाहर तक छोड़ने गए। इसके सिपाही बाहर खड़े थे और उनको धोखे से ले गए। ठीक है, अब वो ले गए दिल्ली। कहाँ से? मेवाड़ से। राजस्थान के अगर राजाओं की हम बात करें, वहां जो राणा हुए, जो महाराणा हुए, उन्होंने 500 साल तक मुगलों को एंटर करने से रोके रखा था। 500 साल पहले या तो मुगल आ चुके होते। इसलिए मेवाड़ ने इतना बलिदान दिया है इस देश के लिए जो आज तक किसी राज्य ने नहीं दिया है। इतने बलिदानी हुए हैं वहां पर। अब वहां जब भी हम राजाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा राजा वहां के राजाओं की हम बात करते हैं, जिन्होंने मिट्टी को भगवान से भी ज्यादा पूजा है कि हम इस मिट्टी के हम पैदा हुए। इसीलिए आज हम सीधे कविता पर आते हैं। अभी हम, राजा कहाँ है? कैद में है दिल्ली में, रानी यहाँ अकेली है। जब राजा रानी को भी दिखा रहे थे ना पानी में, तो इनके जो सेनापति थे, गोरा सिंह ने, उन्होंने मना किया था कि हम पानी में भी हम क्यों दिखाएं। रानियों की बहुत इज्जत होती, देवी के समान पूजी जाती हैं कि वो हमारी सब कुछ हैं, हमारा राज्य का गौरव है वो। जैसे हम देवी देवता पूजते हैं ना, उस तरीके से राजा और रानी पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। तो हम इतने भी, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम राजनीति नहीं जानते हो, ये सब तो करना पड़ता है। अब ठीक है, राज्य करना है और उससे बनाकर रखनी है, जो भी कुछ उनकी बात हुई। तो उन्होंने गोरा सिंह की बात नहीं मानी और गोरा सिंह को बेइज्जती लगी कि मैं सही बात कर रहा हूँ, हम क्यों झुके, हम तो युद्ध करते ना, सीधे मारते हैं उसको। तो उन्होंने नहीं माना और उसको वहां से भगा दिया। तो ये कहाँ चले गए? जंगल में छोड़कर चले गए। अब इसके बाद में क्या होता है कि दिल्ली से, अब जब राजा को वहां कैद कर लिया है, अब रानी के पास में संदेश आता है, क्या कि तुम मतलब रानी को, राज्य वालों, तुम लोग अब रानी को यहाँ हमारे पास भेज दो। ठीक है, ये जो कविता है वो लिखी है नरेंद्र मिश्र जी ने। ठीक है, गोरा बादल की कहानी है इसमें, पद्मिनी जाती है उनके पास में। कैसे होती है सुनो। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थानी मिट्टी को चंदन बोला गया है। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। ये क्या चेतावनी आई है चित्तौड़ दुर्ग में। यह दारुण संवाद लहरसा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। सतीत्व मजबूर है, अपने पति को भी बचाना है और अपनी रक्षा भी खुद ही करनी है। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। शमशीर समझ में आती है? तलवार का दूसरा रूप है। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे। जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग होता है कि छोड़ देते हैं, कुछ लोग उनका साथ देने लगते हैं, कुछ लोग कह देते हैं ऐसा काम क्यों कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। बेइज्जती फील हुई थी तो छोड़कर चले गए थे। रानी
रानी ने क्या किया, अपने साथ कुछ सहेलियां ली, घोड़े पर सवार हुई और निकल पड़ी ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंची और वहां पर इनको गोरा सिंह मिल जाते हैं। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, जो खिलजी का मैसेज आया है वो जाकर सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। लेकिन अभी तो वो क्या है, जो बेइज्जती हुई है उसको नहीं भूल पाया है। तो वो बोलता है, बोला मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं क्या जानूं राजनीति क्या होती है, तुम लोग राजा महाराजा लोग हो। निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, कि ये टाइम नहीं है कि अभी तुम अपनी गुस्सा दिखाओ। अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, अगर इस धरती की आज आन मिट जाती है तो ये घाव जिंदगी भर नहीं मिटेगा। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे। पद्मिनी अगर दिल्ली चली जाती है राजा को बचाने या फिर अपने आप को सौंपने, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। तो इस रजपूती कुल को तुम दाग लगा जाओगे कि आज इस समय पर तुमने साथ नहीं दिया। राणा ने जो कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। इतना कहकर गोरा के पैर पकड़ लेती है। अब रानी जो देवी की तरह पूजी जा रही है, आज वो अपने सैनिक के पैर पकड़ लेती है। तो गोरा को कैसा लगेगा, जिसको आज तक माँ मान रहे हैं, मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आज वो पैरों में गिरी हुई है। तो गोरा बोलते हैं, अरे अरे ये क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला, गोरा पीछे हट के बोला कि ये तुम क्या कर रही हो माता। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। आज उसको समझ में आया कि रानी कितनी परेशान है। तो वो क्या बोलते हैं, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। ये उसको समझा रहे हैं कि तुम अब टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा और राणा वापस लेकर आऊंगा, चाहे मैं वहां पे मेरा कुछ भी हाल। अगर मेरे कंधे पर शीश है तो राणा वापस आएंगे। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने तक धड़ युद्ध करेगा। अगर मेरा सिर भी कट गया तो भी मेरा धड़ युद्ध करेगा। अब तुम केवल महलों में जाओ और अब देखो क्या केसरिया तलवारें कैसे चमकती हैं। एक लिंग की शपथ, राणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इतनी समझ आई। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। बांकुरे बादल कौन है? गोरा का भतीजा है, छोटा है अभी, है ना। अब तैयारी हो गई है, 700 डोले सज गए हैं। 700 डोले कैसे जाते हैं? 4 पकड़ने वाले होते हैं डोला को ले जाने वाले, और एक उसमें बैठा होगा। तो क्या कहेंगे कि 700 मतलब महिलाएं आई हैं खिलजी के लिए, और वहां कितनी सेना है? लाखों की सेना है। उससे केवल ये मतलब मालूम है कि मरने जा रहे हैं, लेकिन राजा को छुड़ाएंगे और अपनी मिट्टी के लिए जितना होगा, क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। लेकिन ये दाग नहीं लगेगा कि लड़े नहीं, कायर थे और शांति से बैठ गए या अपनी रानी हवाले कर दी। खबर भेज। अब क्या हुआ? और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। गोरा क्या बोले अपने भतीजे से? खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वे साथ लिए आती हैं। इनमें कौन? सैनिक बैठे हैं सब में। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। अभी बादल की उम्र बहुत कम है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब 16, 17, 18 साल का भी है, 20, 22 साल का भी है तो भी क्या है? छोटा ही है ना।
और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई 700 डोलियां। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले। पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मतवाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की और जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े, लिखने को अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सिनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। एक बार जी भरकर चित्तौड़ दुर्ग को देख लिया, क्योंकि मालूम था कि अब हम लोग वापस आने वाले तो नहीं। वहाँ जाना है, लड़ना है, भिड़ना है, और इतनी सेना है कि हम वापस तो नहीं आ सकते हैं। तो एक अंतिम प्रणाम किया चित्तौड़ दुर्ग को और निकल पड़े। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, रानी पद्मिनी मल्लिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। दूत गया और कह दिया कि रानी आ गई हैं, वो मल्लिका बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो। राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। वो एक बार राणा अपने पति से मिलना चाहती है। खिलजी उछल पड़ा, क्या फौरन यह हुक्म दिया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। उसने बोला ठीक है, एक बार मिलना ही तो है, पति रहा है उसका, एक बार मिल लेने दो। वो तैयार हो गया। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण, बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। गोरा तक खबर आ गई। बादल ने बताया कि ऐसा ऐसा, वो तैयार हो गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ। अब हमें मिट्टी का कर्ज चुकाना है, जो हमें मिट्टी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, आज हमें उसके लिए काम करना है। अब क्या था कि जो डोला वहां तक जाएगा रानी पद्मिनी का, उसमें एक लोहार बैठा है। जिन जंजीरों से राणा को बांध कर रखा है, लोहार वो क्या करेगा, वो तोड़ देगा, वो बेड़ियां तोड़ देगा। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। एक में लोहार और पीछे 10 डोलियां लेकर गोरा जाएंगे। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। ये अपने बादल को, भतीजे को समझा रहे हैं। अगर भेद खुल जाए तो वीर पल की देर न करना, और शाही सेना आ जाए तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यमन को भी उस पथ पाव न धरने देना। मेरे लाल लाड़ले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी। अब ये बादल अपने चाचा से बोल रहा है कि आप टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। मिट्टी मतलब उसके शव में, जब वो मर जाएगा ना तब भी गौरव की ही गंध आएगी कि इतने बहादुरी से वो लड़ा था। कोई ये नहीं बोलेगा कि कायरता था, डर गया था, कभी ये वाली बात नहीं होगी। तो क्या होगा, ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड़ लगा लूं। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया।
सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। अब उन्हें लगा कि सीने से लगाने के बाद अब मालूम है कि बेटे को भी बलिदान होने के लिए भेज रहे हैं, तो आंखों से आंसू आ ही जाता है। लेकिन आंसू देखकर कहीं बेटा कमजोर नहीं पड़ जाए, तो अपने आंसू पोंछे और फिर से पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, और उसको सावधान किया कि तैयार हो जाओ, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चतुराई चली, काम कर गई ये चतुराई। गोरा की चतुराई चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापत की नमक हलाली देख नयन भर आए। गलती अब महसूस हो रही है कि इनकी बात मान लेते, तभी रण कर लेते, तो कम से कम आज हम कहाँ होते, अपने दुर्ग में खड़े होकर लड़ रहे होते, यहाँ कैदी बन के नहीं पड़े होते। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। वहाँ जो उनका सेनापति था उसको ये मालूम था कि ये इतनी आसानी से, ये ऐसे तो लोग नहीं हैं, ये राजपूत जो कहलाते हैं राजपूत, ये ऐसे लोग नहीं कि इतनी आसानी से अपनी महिलाओं को ऐसे भेज दें कि हाँ जाओ, चली जाओ और जाकर मिल लो और जो हो जाएगा देख लेना तुम अपने हिसाब से, ऐसा इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण को, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। अब राणा को समझा दिया है कि तुम घोड़ा लो और सीधा चित्तौड़ दुर्ग जाओ, अब हम यहाँ संभालेंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी अब वहां पर राजा तो हो, यहाँ पर तो नेतृत्व भी नहीं है, राणा है क्या यहाँ पर, राजा नहीं है कि कौन क्या करेगा ये वाली बात बोलने वाला कोई है ही नहीं। सेनापतियों ने ये लड़ाई अपना राणा को वहां से छुड़ा लिया, उनसे ये बोला कि तुम चित्तौड़ दुर्ग जाओ, तुम्हारी वहां जरूरत है, यहाँ पर सब कुछ हम संभाल लेंगे। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगे तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। ये अभी खिलजी बोल रहा है अपने सैनिकों से। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी चलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीर समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अनगिनत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, जैसा कि उनका नेचर रहा है हमेशा से। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था, उसकी जांग पर तलवार मार दी, गोरा की जांग पर। वही गिरे वीर वर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। जांग पे तलवार मारी तो क्या हुआ, गोरा सिंह गिर गए। जबकि एक रूल होता है लड़ाई का कि कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन धोखा देना उनका नेचर है। तो जब जांग पर तलवार मारी तो क्या हुआ, गोरा सिंह गिरे घुटनों के बल, और उतने में क्या किया, उनका सिर काट दिया जफर ने। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का
साहस लर्जा। क्या हुआ कि धड़ दौड़ा और धड़ ने जफर को बीच में से काट दिया। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, अरे कायरो नीच बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था। उसने अपने चाचा को देखा कि चाचा का धड़ काट दिया है। तब फिर उसने बोला कि तुम कैसे नीच लोग हो कि तुम अपने आप को वीर कहते हो, धोखे से मार देते हो। वीर हो तो वीरता से लड़ो। तो अरे कायरो नीच बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पे जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दौड़ आएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। अब दुश्मन की जो तलवार है वो आकर इसके पेट में लगी और आते बाहर आ गई। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दौड़ आएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से, रंगक डिगा न वह भयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। होना तो वही था। कितने लोग थे? 1000 लोग थे, कुछ हजार लोग थे और वहां लाखों की सेना थी। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कण-कण अरियों के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंजक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मड़ियां खोई थी। धरा धन्य मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ये ऐसे वीर रहे हैं जिनके कारण भारत भूमि सुरक्षित है। गोरा बादल की कहानी तुमको समझ में आई? गोरा बादल वीरता के लिए हमेशा जाने जाते हैं कि जिनके पास राजा नहीं हो वो राजा को छुड़ाने जाए, कुछ 1000 सैनिकों को लेकर जाए। और कहते हैं ना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, और वहां तो वो लाखों की सेना के साथ बैठा था, है ना। तो गोरा बादल, गोरा बादल, गोरा बादल, गोरा बादल।